बॉक्स बॉक्स मारते चलना सो दैट आप बाद में आके अपने आप ही स्क्रीन में ऊपर जाके या कैसे भी आप उसको टिक मार सकें। वर्क डन। सेकंड, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, आप इसको ढंग से लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। फोर्थ, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। फिफ्थ, थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सिक्स्थ, पावर। सेवंथ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक कंटेंट है, आप इन सब के आगे बॉक्स बना लेना, मैं तो अभी ऐसे चल दे रहा हूँ, ठीक है। सो वर्क डन, सबसे पहला टॉपिक अपना वर्क डन। अब देखने में बहुत बेसिक सी चीज है कि वर्क डन तो हम पढ़ते ही आते हैं हमेशा से कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल दैट। यहाँ पे कैसे अलग है भाई? अलग तो कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें सब कुछ जानना है इसके बारे में। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ भी यहाँ से छूट जाए। जैसे मैं जनरलाइज इक्वेशन लेनी शुरू कर रहा हूँ, जनरलाइज मतलब जो हर जगह वैलिड होगी। डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी एस, ये लगाया डॉट, बिकॉज फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट से निकलने वाली चीज कभी भी वेक्टर नहीं होती, इसलिए वर्क डन के ऊपर कभी वेक्टर नहीं लगा। सो डॉट खुला तो एफ डी एस कॉस थीटा, एफ डी एस कॉस थीटा, ठीक है। इंटीग्रल इंटीग्रल इंटीग्रल, ये पूरी की पूरी इस फॉर्म को हम बोलते हैं जनरलाइज फॉर्म, जनरलाइज फॉर्म। और इस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को समझने में। तो पहली कैटेगरी जो यहां से निकलती है वो आती है कांस्टेंट फोर्स की, कि व्हाट इफ फोर्स का नेचर जो है वो कांस्टेंट हो। तो यहां से निकलेंगी टाइप 1 प्रॉब्लम्स। अब फोर्स कांस्टेंट का मतलब क्या? फोर्स कांस्टेंट का मतलब ये है कि ऊपर वाला फोर्स अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी वर्क डन की? डी डब्ल्यू, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल हो गया डब्ल्यू, राइट। फोर्स कांस्टेंट है तो बाहर आ गया एफ, डीएस का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एस कॉस थीटा। मेन फॉर्मूला बना ये, या फिर अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में छोड़ दूं तो ये भी काम करेगा। ये फॉर्मूला बना किस कंडीशन पे बना, वो कंडीशन याद रखना है इसको लगाने से पहले, कि फोर्स का कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अब थीटा कितने तरह के जनरली जो मेजर होते हैं मैं उनकी बात कर ले रहा हूं। थीटा 0 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, थीटा 180 डिग्री। तो आपको बस तीनों एंगल के लिए कॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए, और उससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है। थीटा कॉस 0 हो गया 1, तो दैट डब्ल्यू बिकम्स एफ एस। कॉस 90 0, तो दैट डब्ल्यू बिकम्स 0। cos 180 -1, दैट डब्ल्यू बिकम्स माइनस एफ एस। कोई इशू नहीं होगा, सब क्लियर है, ठीक है। इसी के अंडर में थोड़ी सी हमें कोई एक आध एडिशनल बातें पता होनी चाहिए, और वो हमें पहले से ही पता है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मींस व्हाट? फाइनल पोजीशन वेक्टर। अगर ए और बी कोई दो पॉइंट है, बॉडी ए से बी पर गई है,
तो ए इनिशियल हो गया, बी फाइनल हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या रहा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सिमिलरली अब मैं उसे कोऑर्डिनेट खोल दे रहा हूं, तो एक्स बी माइनस एक्स ए आई कैप प्लस वाई बी माइनस वाई ए जे कैप प्लस जेड बी माइनस जेड ए के कैप। ठीक है, जहां पे एक्स, ये एक्स ए एक्स बी और जेड, ये एक्स ए जेड ए एक्स ए वाई ए जेड ए, ये कोऑर्डिनेट हो गए ए के, और एक्स बी ऑब्वियसली वाई बी और जेड बी ये कोऑर्डिनेट हो गए बी के। तो इसको हम ऐसे बोल देते हैं कि ये कुछ काइंड ऑफ एडिशनल हमने देखा। ठीक है ना, एड टू नॉलेज, इसको लिख देते हैं A2 के, एड टू नॉलेज। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स बीच में आते रहेंगे। तो फोर्स कांस्टेंट है, और कौन सा, और क्या बनता है भाई, ऐसा एक एक बनता है फोर्स इज नॉट कांस्टेंट वाली कंडीशन भी बनती है, फोर्स इज नॉट कांस्टेंट वाली कंडीशन भी बनती है। बट इसको मैं बोलूंगा कि ये पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है, तो मैं पहले पे काम कर रहा हूं, अभी अभी मैं दूसरे की बात ही नहीं कर रहा हूं। वी विल डिस्कस इट लेटर, लेटर इन लेटर पार्ट, पहले ऊपर वाले को कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चल रहा है, फर्स्ट मतलब ये चल रहा है नाउ अभी। ठीक है, आगे चलते हैं। सो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, पहला वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, बाय कांस्टेंट फोर्स। क्वेश्चन के थ्रू लेते हैं, अप्लाई तो सिंपल क्वेश्चन ही कर, फॉर्मूला ही करना है हमें इसमें। क्वेश्चन, एक बॉडी है जो डिस्प्लेस हो रही है ए से बी पर, तो ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 मीटर, 4 मीटर, -6 मीटर, और जहां पे वो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है उस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 6 i कैप -4 j कैप +2 k कैप मीटर, ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। और अंडर अ कांस्टेंट फोर्स, ये जो मूवमेंट हुई है अंडर अ कांस्टेंट फोर्स हुई है, फोर्स कांस्टेंट, 2 i कैप +3 j कैप -k कैप न्यूटन। फाइंड वर्क डन। ठीक है, जस्ट कुछ सोल्यूशन, वर्क डन पूछा है उसने। वर्क डन का फॉर्मूला अंडर अ कांस्टेंट फोर्स मैंने यूज किया F वेक्टर डॉट S वेक्टर। अब नाउ S वेक्टर इज नथिंग बट RB माइनस RA, RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर। नाउ RB वेक्टर गिवन है 6 i कैप -4 j कैप +2 k कैप। RA वेक्टर गिवन है 2 i कैप +4 j कैप -6 k कैप। आई होप नो इश्यूज इन दैट। डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया यहाँ से, 6 - 2 4, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली। पहले यहाँ पे मैं एफ वेक्टर लिख दे रहा हूँ, एफ वेक्टर कितना है 2 i कैप +3 j कैप और -k कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना आया वो आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 4 i कैप -8 j कैप +8 k कैप।
अब आपको डॉट प्रोडक्ट करने आते हैं वेक्टर्स के, मैं उसको यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। दैट बिकम्स -24 जूल आंसर। चेक कर लेना, ठीक है। जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम कांस्टेंट फोर्स के अंडर के क्वेश्चन की कैटेगरी को कंप्लीट कर रहे हैं। वर्क डन मेजर टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर में मेजर 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 की बात करें तो वर्क डन मेजर है, तो एक काम कर लेते हैं, सेंटर में रख लेते हैं इसको, और इसके आगे ये वाला साइन डाल देते हैं, ठीक है। वर्क पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक ब्लॉक है, हियर इज अ ब्लॉक जिसका मास m है, इसको F फोर्स से कोई ऊपर ले जा रहा है। ब्लॉक का जो मास है वो 2 kg है। ग्रेविटी की वैल्यू अगर आप कंसिडर करेंगे तो 10 लेनी है आपको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑब्वियसली। जो फोर्स की वैल्यू दी हुई है वो 40 न्यूटन है। तो इस ब्लॉक को कोई F फोर्स से ऊपर ले जाना है। कहां तक ले जा रहा है? एक हाइट तक ले जा रहा है, जो हाइट दी हुई है 2 मीटर क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, फाइंड वर्क डन ऑन द बॉडी by the applied force and its weight। mg क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप, ठीक है। बेटा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में जो वर्क डन पूछा है वो सिर्फ एक फोर्स की वजह से नहीं पूछा, उसने वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स भी बोला है और साथ साथ वर्क डन बाय वेट भी बोला है बॉडी का। तो इनका इंडिविजुअली निकालते हैं, इंडिविजुअली। तो मैं इसी फिगर को नीचे कॉपी कर ले रहा हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बॉडी सपोज यहां पहुंच गई, तो मैं निकाल रहा हूं पहले अप्लाइड फोर्स की वजह से, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय एफ अप्लाइड। तो वर्क डन बाय एफ अप्लाइड में अगर मैं देखूं तो फोर्स की डायरेक्शन क्या थी? ऊपर की तरफ थी, फोर्स ऊपर की तरफ था। क्या बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ था? ऊपर की तरफ था। तो अगर दोनों ऊपर की तरफ है तो एफ एस कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो मतलब एफ इंटू एस आंसर हो गया सीधा सीधा, यानी ये हो गया कितना, 40। तो फोर्स हो गया और 2 मीटर हाइट हो गई, तो ये सीधा सीधा 80 हो गया, 80 जूल। अब बोल रहा है वर्क डन बाय बॉडी का वेट, बॉडी का वेट। अब वेट देखते हैं भाई, फोर्स किधर की तरफ है? वेट वाला फोर्स, बॉडी का वेट वाला फोर्स वो तो नीचे रहेगा ना। एफ वेट, बॉडी का एफ फोर्स, वेट वाला फोर्स वो तो नीचे की तरफ रहा, mg, mg है कितना? mg, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ऊपर की तरफ है। तो ये दोनों के बीच में एंगल बना cos 180, cos 180 माइनस एफ एस, माइनस एफ एस। अब ये एफ कितना? mg, हाँ mg, और साथ में तो ये निकल के आ रहा है कितना? -40, -40 जूल।
देखो, एक गलती ये मत करना, कई बार ये बच्चे करते हैं, मैं एडिशनली बता दे रहा हूँ इस बात को, कि वो ऊपर जाते टाइम ठीक है, बॉडी हाइट ऊपर है और वेट वाला फोर्स नीचे की तरफ है, ठीक है, तो एंगल 180 समझ आ रहा है। अब ऐसा मत कर देना कि ये भी इंक्लूड कर लो और ये भी इंक्लूड कर लो, कि ग्रेविटी तो नीचे की तरफ नेगेटिव लेते हैं, हाइट ऊपर की तरफ पॉजिटिव हो गया, और फिर एंगल को भी इंट्रोड्यूस कर लो 180 वाला पार्ट। दोनों मिक्स हो के आंसर गलत दे देंगे। या तो आप वेक्टर को कंसिडर करो, तो आप सीधा सीधा आंख बंद करके एफ एस कॉस थीटा लगाओ। एफ हो गया आपका एम जी, एस हो गया एच। भाई साइन ये डील कर लेगा अपने आप, ये बिठाया ही इसलिए गया है साइन को डील करने के लिए। लेकिन अगर आप इसका यूज नहीं करते हो, तो आप इंडिविजुअल सोचो कि जी भाई नीचे की तरफ है, एच ऊपर की तरफ है, तब भी आपका -40 जूली आता, लेकिन उस केस में आप कॉस थीटा नहीं ले रहे थे। मैं ये बताना चाह रहा हूं, दोनों को एक साथ कंसिडर मत कर लेना। कई बार ये थोड़ा जो इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं बच्चे, वो ये गलती करते हैं, प्रैक्टिस जिनकी कम है, राइट। सो यहां से हमने एक असेसमेंट ली, क्या, ग्रीन कलर से लिख देते हैं, कि ऑलवेज, लर्निंग ली हमने यहां से, ऑलवेज बी क्लियर दैट by which force, by which force we are calculating work। अब यहां पे एक नहीं बोला था, दो बोले थे, कल को पता नहीं क्या क्या बोलेगा। ठीक है, कैलकुलेटिंग वर्क, ठीक है। हमने पीछे एनएलएम पढ़ा है, एनएलएम में हम लोगों ने पुली से डील किया, तो भाई पीछे के ज्ञान का इस्तेमाल, ये कैसे पता चलेगा सब कुछ सही चल रहा है, तो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, उसका भी यूज करते हुए चलते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये एक पुली दी हुई है, वन के जी, दिस इज 2 kg, ये एक पुली दी हुई है। ऑब्वियसली ये सब बताने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ ना दे तो भी ये मान के ही चलना होता है कि जो स्ट्रिंग है, राइट, जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस है, मासलेस दी हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, जी की वैल्यू 10 लेनी है भाई। इफ द सिस्टम is released from rest, find work done, find work done, सिंपल, बस यही था क्वेश्चन, और कुछ है नहीं। ठीक है, स्टार्ट हो जाओ, पॉज 2 मिनट के लिए। हम्म, चलो मुझे अब इसमें एंट्री करनी पड़ेगी, डोंट वरी, मैं बताता हूँ।
एक क्वेश्चन का फिगर आपके सामने होगा, आप चाहो तो उसे दोबारा बना लेना, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं पहले ही, कि जब भी डायनामिक्स में, कभी भी डायनामिक्स में, ये ऑब्जर्वेशन वाले पॉइंट होते हैं भाई, इनको बहुत अच्छे से नोट किया करो क्योंकि ये थोड़ा फास्ट बना देते हैं क्वेश्चन। इन डायनामिक्स प्रॉब्लम कभी भी अगर आपसे काइनामेटिक्स की टर्म्स को कैलकुलेट करवाने को बोला जाए, इन डायनामिक्स प्रॉब्लम इफ काइनामेटिक्स आस्क्ड, काइनामेटिक्स का मतलब क्या हो गया बेटा? एक्सिलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, यही सब तो ठीक है। आस्क देन क्या यूज करना है? इक्वेशन ऑफ मोशन। बट इक्वेशन ऑफ मोशन की तो कंडीशन थी कि एक्सिलरेशन कांस्टेंट पे निकलेगी। पर एक्सिलरेशन कांस्टेंट के लिए एक्सिलरेशन की वैल्यू तो पता हो। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है यहां पे निकालने के लिए? एक्सिलरेशन। और क्या हमें पुली में एक्सिलरेशन निकालना नहीं आता? आता है, यही तो सीखा है हमने। और क्या सीखा है हमने? एक्सिलरेशन इज इक्वल टू एनपीएफ, मैं शॉर्टेस्ट फॉर्म लगा रहा हूं, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, एम टोटल। तो नेट पुलिंग फोर्स, बेटा मैं इस फिगर को दोबारा एक बार नीचे बना ले रहा हूं, आप आराम से कर सकते हो। नेट पुलिंग फोर्स यहाँ पे 2 माइनस 1 1 10 आ रहा होगा, ठीक है। मैं इसको बना लेता हूँ दोबारा, सो दैट कि अब क्योंकि इसका एफबीडी वगैरह भी अब बनाना पड़ेगा, राइट। इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, अब इसका काम तमाम हम कर देंगे, कोई नहीं। तो ये हो गया बेटा कितना? 20, ये हो गया 10। नेट पुलिंग फोर्स सीधा 20 माइनस 10 10, कोई दिक्कत नहीं। टोटल मास कितना हो गया? 2 + 1 3, 10/3 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। एक्सेलरेशन, ये पेंसिल की डॉट टूट रही है बीच में, कोई नहीं, इसका इलाज कर देंगे, अगले कमिंग क्लास तक देखते हैं। 10/3 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। फाइंड वर्क डन बाय स्ट्रिंग, क्योंकि इतने से तो ये फंस जाएगा क्वेश्चन। ऑन बोथ द ब्लॉक, on both block in 1 second। अब हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन 10/3 हो गई। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। इनिशियली फ्रॉम रेस्ट से छोड़ा है तो ये हो गया 0, ठीक है। एक्सेलरेशन हमने अभी अभी निकाली है 10/3, और टाइम कितना दिया है? 1 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट सीधी निकल के आ जाएगी, कैलकुलेट करो, ये आ जाएगी 5/3 मीटर। तो अब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी पता चल गया हमें, तो अब इसको साइड में रख लेते हैं। और अब बिल्कुल फोर्स, सही बात है, फोर्स। तो फोर्स को क्या होता है? इस रोप में टेंशन होगी, हमारा फोर्स यहाँ पे टेंशन है, तो टेंशन को कैलकुलेट करना हमारा अगला टास्क बन चुका है। और एक्सेलरेशन हमें पता है, मुझे लगता है कि बस एफबीडी ही बनाना काम है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और वो भी टेंशन, क्योंकि मासलेस रोप है, थ्रू आउट सेम रहेगी। तो एफबीडी बना लेते हैं। 2 वाले का बना ले भाई, मोशन नीचे की तरफ है, तो एम ए ऊपर हो गया बेटा, टेंशन ऊपर की तरफ हो गई। तो इक्वेशन बन गई यहाँ हमारी इस वाली सेकंड वाले ब्लॉक की, T प्लस एम ए इज इक्वल्स टू 20। वेरी गुड। और ए की वैल्यू एक नहीं देख, हाँ, तो ये अच्छे से आता है, इसका फायदा यहां भी मिलेगा। पूरी मैकेनिक्स इस सोल के बेस पे टिकी होती है। अब उसके बाद जो मैकेनिक्स में जरूरत जो हेल्प करेगा वो ये चैप्टर करेगा। इस चैप्टर में भी आपको बहुत सारी लर्निंग लेनी है, क्योंकि एक हथियार हमने अभी तक सीखा है एमए और ये सब लगाना, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। दूसरा वेपन हमें इस चैप्टर से मिलना है, ये मुझे बताना था स्टार्टिंग में। टू द फ्लो में मैं निकल गया ये बताते हुए कि वर्क पावर एनर्जी का एक यूज ये है कि ये एक अल्टरनेटिव टूल है। पूरा चैप्टर ये एक अल्टरनेटिव टूल है।
जहां पर मैंने आपको पीछे एलओएम वगैरह में जो जो भी रूल्स बताए हैं, जहां पर वो लगना बंद हो जाएंगे, जहां पर वो काम नहीं करेंगे, तब जाके इस चैप्टर से जो रूल निकलेंगे वो काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए भी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत हाई होती है। ठीक है, इस बात को समझेंगे। तो वो सब रूल कौन है, वो आगे टॉपिक लगे हुए हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह, वही सब वो रूल ही है बस वो सारे। ठीक है, तो फोर्स क्या है, इस रोप में टेंशन, तो टी इज इक्वल टू एम ए कितना लगाया हम लोगों ने, 10/3, 10/3। तो भाई यहां से टेंशन बता दो आप कितनी आ रही है, 40/3, 40/3 न्यूटन। बहुत बढ़िया। अब टेंशन एक में ऊपर की तरफ है, इसमें भी टेंशन ऊपर की तरफ रहेगी, तो यहां भी टेंशन की वैल्यू वही हो जाएगी 40/3, कोई अलग तो नहीं होगी। अच्छा, लेकिन ये है कि अगर मैं वर्क डन निकालूं 1 kg वाले ब्लॉक में, और एक बार मैं वर्क डन निकालूं 2 kg वाले ब्लॉक में, एक ही चीज का फर्क आ रहा है। 2 kg वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है बट टेंशन ऊपर लग रही है, 1 kg वाला ब्लॉक जा भी ऊपर रहा है और टेंशन ऊपर लग रही है। तो cos 0 यहां तो हो गया 1, cos 180 यहां हो गया -1, -1। ठीक है, तो आंसर बस अब कैलकुलेट करना शुरू करो, टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, बस सीधा सीधा जो भी हो मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। तो ये 40/3 इंटू 5/3, 40, ये 200, 200/9, बस छोड़ दो यहीं पे जूल। अगला वाला ठीक मैग्नीट्यूड में है बट डायरेक्शन अपोजिट, तो -200/9 आंसर। बोलो भाई, कोई परेशानी यहाँ तक? नो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ एक सफिशिएंट प्रॉब्लम हर तरह की टच करने की कोशिश की, बेसिक भी और थोड़ा बेसिक से बढ़ के भी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारी चीजें वर्कशीट और मिक्स में तो हम यहाँ शेयर ही करेंगे, वो टॉपिक वाइज वाली लगी हुई है ड्राइव पे। आगे चलते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, दो तरह के थे, हमने कांस्टेंट देखा, अब हमने वेरिएबल देख लिया। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और वेरिएबल को डील करना तो हम लोगों ने टूल से ही सीख रखा है। कि यानी एक चीज बड़ी क्लियर है कि ये कांस्टेंट तो नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है तो इसको डील करने के लिए कैलकुलस ही आएगी। देखो कितनी कितने सिंपल फंडे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम क्या कह रहे हैं, वही फॉर्मूला उठाते हैं जिसको हमने जनरलाइज बोला था। जनरलाइज का मतलब मदर इक्वेशन, जनरलाइज मतलब मदर इक्वेशन, वहीं से सब कुछ डिराइव होगा। इन दैट फॉर्म आई एम सेइंग दैट मदर इक्वेशन, एफ डी एक्स इंटीग्रल, वही का उसी का तो यूज किया हमने। मैंने एक्स एक्सिस ही चूज किया, वाई और जेड में नहीं जा रहा हूं, बिकॉज 3 डायमेंशन में इंटीग्रल लगाना ये अभी हमारे कोर्स से बाहर जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी सबसे एक डायमेंशन ले रहा हूं, 3 में कैसे लगाएंगे, 2 में कैसे लगाएंगे वो भी देख लेंगे प्रॉब्लम आने पर, कोई बड़ी चीज नहीं है। पर मैं अभी सिर्फ 1 डायमेंशन की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने सिर्फ एक्स लिखा। अगर कोई और इंटरेस्टेड हो, कहीं बुक में एफ डी आर लिखा हो तो भी मत परेशान होना, क्योंकि आर का मतलब ये है कि वो आपसे कहना चाह रहा है कि इट मे बी एक्स, इट मे बी वाई, इट मे बी जेड। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एफ डी आर लिख लिया हम लोग, यहाँ पे आर की जगह मैं यूज कर रहा हूं एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला यहां से बना, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल। अच्छा, बिना लिमिट के तो इंटीग्रल चलता नहीं है फिजिक्स में, मतलब हम लोगों ने तो अभी तक एटलीस्ट नहीं यूज किया, ऐसा नहीं है कि चलता नहीं है, चलने को चलता है। x1 x2 ये लिमिट है, एफ डॉट डी एक्स। अब यहां पे लिमिट और साइन पता कैसे चलेंगे, ये हमने काइनामेटिक्स में भी डील किया है कि क्वेश्चन की थ्योरी में ही कहीं ना कहीं दिए होते हैं लिमिट्स, राइट। अच्छा, यहां से दो बातें जो आपको थोड़ा नॉस्टैल्जिया देंगी तुरंत ही, कि अगर इक्वेशन दी हुई हो, अगर फोर्स की इक्वेशन दी हुई हो बट ग्राफ नहीं दिया हुआ हो, तो इंटीग्रेशन का सीधा फॉर्मूला लगेगा। वेरी गुड।
अगर ग्राफ दिया हुआ हो और इक्वेशन नहीं दी हुई हो तो सीधा सीधा हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे बेटा। बिल्कुल, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। भाई देखो, चीजें बहुत सिंपल हैं, बनाते हम उसे कॉम्प्लेक्स है। कितनी सिंपल चल रही है, ऐसा लग रहा है टूल्स अपने आप को रिपीट करता जा रहा है बार बार। ठीक है, तो नेचर में सर कोई तो ऐसा फोर्स होगा प्रैक्टिकली जो वेरिएबल होगा। एग्जाम्पल लेते हैं और वो इसी चैप्टर के लिए बचा के भी रखा था एनएलएम में। जब मैंने पॉइंट फोर्स की बात की थी, याद करो, सरफेस के बाद पॉइंट, पॉइंट में मैंने तोड़ा था दो, एक रोप स्ट्रिंग और एक स्प्रिंग। और मैंने वहां ये बात कही थी कि स्प्रिंग हम आगे पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी में। सो हियर टाइम कम्स टू लर्न हाउ स्प्रिंग वर्क्स। सो अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल, स्प्रिंग फोर्स। ये अपने आप में एक टॉपिक है, हालांकि हम यहाँ इसके बेसिक्स देखेंगे। इसके मैथमेटिकल वर्जन में इसमें कितने तरह की और फर्दर प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, फर्दर प्रॉब्लम्स कितनी बन सकती हैं, उसके लिए हम डिटेल्ड एक दूसरी वीडियो करेंगे, फर्दर प्रॉब्लम्स। ध्यान रखना बेटा, स्प्रिंग के प्रॉब्लम की एक सेपरेट वीडियो बनानी है। ठीक है, ये पार्ट मैं यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ या पढ़ाई रहने देते हैं, काम आएगा, कुछ बताता रहेगा। स्प्रिंग सेपरेट, ठीक है, लेकिन बेसिक्स यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बेसिक का मतलब क्या, देखते हैं। ये हमने ऐसा, वैसे तो मैं बहुत जल्दी में वॉल बना देता हूँ, ये थोड़ी सी आर्टिस्टिक वॉल बना दी हमने। यहां पर एक स्प्रिंग दिया हुआ है और ये रखा हुआ है एक ब्लॉक। अब धीरे धीरे हमारे सामने स्प्रिंग ब्लॉक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आता रहेगा। तो स्प्रिंग ब्लॉक में ध्यान देने वाली चीज ये है कि आपको पहले समझना है कि ये वाली जो पोजीशन होती है इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, इसी का नाम होता है नेचुरल पोजीशन। देखो हम क्या करते थे, जब हमारे टीचर या सर प्रोफेसर हमें पढ़ाते थे तो हम, अब मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो हमें स्टोरी से ज्यादा समझ आता था। तो वो अगर किसी चीज को कहीं से कनेक्ट करते तो हम साइड में, इसलिए नोट्स हमेशा स्पेशियस बनाने चाहिए, स्पेस होना चाहिए हर टॉपिक के बीच में या लाइन के बीच में। तो ताकि आप जब जस्ट आफ्टर द क्लास उसको जब रिवाइज करो या फिर जब भी रिवाइज करो, कोशिश करना है कि जस्ट आफ्टर 1 और 2 आवर या 15 आवर्स के अंदर आप रिवीजन ले लो एक अच्छी सी। जो वो स्पेस है उनको, उन स्पेसेस को उसी टाइम फिल कर दो, उससे अच्छा नोट्स कंसोलिडेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, राइट। नो, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन या नेचुरल पोजीशन। ध्यान रखना है नेचुरल पोजीशन की एक खास बात, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम हेयर ओनली। ऑल डिस्टेंसेस measured from here, चाहे राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड, होना यहीं से है। अब स्प्रिंग पढ़ रहे हैं तो स्प्रिंग को लेके एक दो जरा खास बातें लिख देते हैं। पहली, डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स। आज से मैं स्प्रिंग फोर्स को ऐसे दिखाऊंगा, ऊपर एफ नीचे एसपी, एफ एस पी फोर्स। डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स, मीन पोजीशन। आप लेफ्ट लेके जाओ, आप राइट लेके जाओ, किधर भी जाओ, हमेशा मीन पोजीशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। आवाज आ रही है बेटा? मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन का मतलब x इज इक्वल्स टू 0 एंड मैग्नीट्यूड
is directly proportional to x. x means कितना खींच रहा है, that displacement कितना खींच रहा है. सर डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों होगी? जीरो नहीं, कहा मीन पोजीशन, मतलब यहीं अगर मैं यहीं से सारे डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं बेटा, तो ये पोजीशन पे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगी ना, जब मेजरमेंट का ओरिजिन ही यही है. राइट. मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. 4 मीटर बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग स्प्रिंग फोर्स होगा, 5 मीटर बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग ज्यादा होगा, 6 मीटर बढ़ेगा तो वो उसके अकॉर्डिंग और ज्यादा होगा. यानी जितना ज्यादा बाय मैग्नीट्यूड, माइंड माई वर्ड्स हेयर, मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग स्प्रिंग फोर्स उतना ज्यादा होगा. ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है सर. अब स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यही हमने देखा. और इवन मस्ट से माइनस एक्स. वाई माइनस एक्स सर? बिकॉज अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक को बेटा यहीं पे एकदम नीचे पैरेलली बनाऊं उसी पोजीशन पे, सपोज यही मीन पोजीशन है, तो कल को ब्लॉक अगर खींच के यहां पहुंच गया होता, तो आप खुद सोचो कि स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में. डू नॉट काउंट एक्सटर्नल फोर्स हेयर. आप जिस फोर्स से उसको खींच रहे हो वो मत काउंट करो भाई. डू नॉट काउंट एक्सटर्नल फोर्स हेयर. मतलब किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम में समझने की जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे, बट यहां कंफ्यूज मत होना कि आप खींच रहे हो वो फोर्स, ये एक ऐसा फोर्स है जो अपने आप स्प्रिंग के अंदर जनरेट हो रहा है. मेरी बात समझ आ रही है? स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग के अंदर जनरेट हो रहा है. आप अगर ऐसे सोचो कि मैं 10 न्यूटन से पीछे खींचता हुआ ले जा रहा हूं तो इधर भी 10 न्यूटन जनरेट होगा क्या? नहीं, वहीं खराब हो जाएगी सिचुएशन. आपको काउंट ही नहीं करना है, आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखनी है. तो सर ये कैसे कैलकुलेट होगा? ये बाकी डील कर लेगा, जो प्रोपोर्शनैलिटी खुलेगी, जो मटेरियल आएगा, मटेरियल के लिए आता है के माइनस के एक्स. ये वैल्यू डिसाइड करेगी कि स्प्रिंग के अंदर कितना फोर्स जनरेट होगा. ये अपने आप में एक नया फॉर्मूला है. अब एक बात बताओ, क्लियरली यहां से दिख रहा है कि स्प्रिंग फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट नेगेटिव साइन क्यों लगाया मैंने? क्योंकि अगर आप राइट साइड बॉडी को ले जाओगे तो स्प्रिंग फोर्स ऐसा लगेगा, अगर आप लेफ्ट साइड ब्लॉक को ले जाओगे तो स्प्रिंग फोर्स ऐसा लगेगा. ये है ब्लॉक की मोशन, ये है ब्लॉक की मोशन. मोशन नहीं बोलेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन वगैरह आ जाएगा, मैं कहूंगा ये है ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट. और ये है ब्लॉक का स्प्रिंग फोर्स का साइन, इधर जनरेट होगा. अब इसी तरह मीन पोजीशन से ये वाली साइड कौन सी है? ये ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट हो गई. तो स्प्रिंग फोर्स किधर जनरेट, एकदम. हाँ एक सेकंड बेटा, हाँ अब बोलो. हमने मेन पोजीशन जो रेड डॉट, हाँ जो ये रेड डॉट ऊपर से आ रहा है ना, एकदम यहीं पे लिया हुआ है. तो फिर यहाँ पे हमने वॉल के साइड क्यों लिए? वॉल के साइड में मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात, दोबारा बोलो. हाँ जो नीचे आपने डायग्राम बनाया है, हाँ, उसमें मेन पोजीशन हमने वॉल पे ली है. मेन पोजीशन हमने वॉल पे ली है. आई थिंक कहीं तुम कंफ्यूज हो रही हो. एक सेकंड, मैं इस मार्कर का यूज कर लेता हूँ. देखो मेरी बात सुनो, ये मेन पोजीशन है, राइट? ठीक है. अगर मैं ब्लॉक को खींच के यहां से इस साइड ले जाऊं तो ब्लॉक यहां पे दिख रहा है, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो गया. बट तुम्हें क्या लग रहा है फोर्स किस साइड होगा? इधर होगा, क्योंकि छोड़ोगे तो इधर ही आएगा ना. तो क्या डिस्प्लेस, इधर मीन पोजीशन है, राइट? ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन की तरफ ही आएगा ना. अच्छा, अब मैं बॉडी को लेफ्ट साइड अगर ले जाऊं तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, लेकिन मीन पोजीशन तो इधर है. तो जिधर एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है उसके ऑपोजिट में हमेशा फोर्स लग रहा है. क्या ये अपने आप हो रहा है? हम तो नहीं कर रहे. तो ये हमने यहां से ऑब्जर्व किया कि स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगी. ऑपोजिट की वजह से नेगेटिव साइन यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया. एम आई क्लियर? नो डाउट, राइट? ओके. सो spring force is equals to minus kx. Why is k is placing here, sir? What does we mean by that? Simple. ऐसे सोचो बेटा कि ये एक स्प्रिंग है, मैंने एक और स्प्रिंग ले ली आपके सामने, और एक और स्प्रिंग ले ली आपके सामने, 3 स्प्रिंग है. मैं इसको भी 10 न्यूटन से खींचना चाह रहा हूं, इसको भी 10 न्यूटन से खींचना चाह रहा हूं, और इसको भी 10 न्यूटन से खींचना चाह रहा हूं, और तीनों अलग अलग मटेरियल के, कॉपर,
स्टील, आयरन, क्या आपको लग रहा है कि तीनों सेम डिस्प्लेसमेंट देंगी? नहीं। नहीं। क्या अलग है उनका? मटेरियल। तो वो मटेरियल ये के जो है ये मटेरियल को दिखाता है। तो के के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वरना के हमसे थोड़ा सा नाराज हो जाएगा भाई। के ऊपर थोड़ी सी बात कर रहे हैं। के इज जनरली कॉल्ड स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल। स्टिफनेस, stiffness is symbolized by K. It depends on, it is the function of material. Obviously, material का structure यानी atomic structure depends on always, in chemistry atomic structure always dependent on temperatures. Their physical Yes. property can be impacted by temperature increment and decrement. तो सिर्फ एक ही चीज से वो चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होने पर ही के चेंज होगा, अदरवाइज नहीं चेंज होगा। तो टेम्परेचर के इफेक्ट हमें यहां नहीं पड़ने, वो हमें पढ़ने थर्मल एक्सपेंशन वगैरह में, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड उसके आगे हीट एंड मास ट्रांसफर में। तो यहां पे मान के चलते हैं कि के कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर के साथ हम डील नहीं कर रहे। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि अगर किसी भी मटेरियल की के वैल्यू हाई है, तो उस मटेरियल को डिस्प्लेस कराने के लिए फोर्स हाई लगेगा। सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए, सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए या सेम एक्स के लिए, अगर जिस मटेरियल का के हाई है उसका फोर्स हाई होगा, बिकॉज स्टिफनेस हाई है। यस सर। वेरी गुड। लेट अस कैलकुलेशन ऑफ, टेक द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन हियर। क्योंकि हम लोगों का टॉपिक हमें नहीं बोलना चाहिए। हम पढ़ क्या रहे थे? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। हाँ, हमने एक वेरिएबल फोर्स पढ़ लिया, पर अब हमें ये थोड़ी बोलना चाहिए उसका वर्क डन भी तो करना है हमें। अब हमें उसका वर्क डन करना है। ठीक है, कई तरीके हैं करने के। मैं किसी भी तरीके को ले रहा हूँ। ये वर्क डन का फॉर्मूला डी डब्ल्यू, और मैं सीधा एफ डॉट डी एक्स ले रहा हूँ, एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। ठीक है। अच्छा, तो यहां से सिंपल फोर्स का फॉर्मूला मेरा क्या है? माइनस के एक्स। ठीक है, और डी एक्स। यस। सिंपल। आप ले लो ये जीरो से मीन पोजीशन, यानी फाइनल पोजीशन एक्स हो गई, और जीरो है ना, ये फाइनल होता है, ये इनिशियल होता है। जस्ट आप इसे कैलकुलेट करो, आपके सामने वैल्यू आएगी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये क्या है? वर्क डन बाय स्प्रिंग। एनी इश्यू है किसी भी तरह का? नो सर। नो। ठीक है, गुड। ऑब्वियसली अगर कहीं से कहीं चेंज भी हो रही होगी वैल्यू, जैसे मान के चलते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं इस चीज को। एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन है, कॉपी हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन है, फोर्स दिया हुआ है 2 + x। अब नाउ ऐसा नहीं कि मैं जस्ट इसके नीचे दे रहा हूं तो ये नेसेसरी हो जाए मेरे लिए कि मैं स्प्रिंग फोर्स ही दूं। मैंने कोई भी वेरिएबल फोर्स दिया है 2 + x। ये किसी पार्टिकल पर लग रहा है एक्स डायरेक्शन में। फाइंड वर्क डन कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x = 1 मीटर टू x = 2 मीटर। कैलकुलेट। क्वेश्चन क्या दिया है? फोर्स कांस्टेंट है क्या? नहीं, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। नहीं। फोर्स
फोर्स कांस्टेंट नहीं है, पेन का साइज, ठीक है। तो अपनी जनरलाइज इक्वेशन हम लोग यूज कर ले रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू एफ डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक लिमिट दी हुई है, 1 मीटर 2 मीटर, फाइनली 2 मीटर से 1 मीटर। फोर्स कितना दिया हुआ, 2+x, और वेक्टर हटा तो इधर आया कॉस थीटा, कॉस, क्योंकि 1 मीटर से 2 मीटर फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है और x डायरेक्शन में ही फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रही है, तो कॉस 0, cos 0 1. Now it is just a mathematical problem, not more than that. This becomes 2 plus x, so then 2 dx plus x dx, integral limit 2 1 2 1. Calculate, you will get the desired result 7/2 joule or 3.5 joule. करो, आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से जो हमने सीखा उस फॉर्म में अगर मैं ये बोलूं कि ऊपर हमने फॉर्म, हम जो वर्क डन की फॉर्म लेके आए थे वो था वर्क डन बाय स्प्रिंग, कितना था, -12 kx²। वो तो जीरो से x के लिए, जीरो से x पोजीशन के लिए अगर कोई शिफ्ट करे तो, लेकिन अगर वही हम बोलें कि x1 से x2 शिफ्ट कर रहा है तो मतलब पहले से ही कहीं पर वो स्प्रिंग डिस्प्लेस्ड है और उससे आगे शिफ्ट किया जा रहा है स्प्रिंग को, तो वही जो अगर आप ऊपर लिमिट्स देखोगे बस वो चेंज हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। 12 kx², लिमिट्स ऊपर अगर आप जाओगे देखोगे तो x2 और इधर इनिशियल लग जाएगी x1, तो जस्ट ये कैलकुलेट होगा -12 k x2² -x1², माइनस को अंदर डाइजेस्ट करो, ये हो जाएगा 12 k x1² -x2²। भाई कुछ लोग इस फॉर्मूले को कई बार डायरेक्ट भी याद रख लेते हैं जब देखते हैं कि ज़्यादा यूज हो रहा है क्वेश्चन में, 3 स्टार तो नहीं, 1 स्टार लगा देते हैं, ठीक है। इसका यूज कब है देख लिया है, तो ये वही वाली फॉर्म और कुछ नहीं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्प्रिंग वो कैसे होगा, क्योंकि ये y और ये x और ये फोर्स, ये x एक्सिस, तो फोर्स की वैल्यू आ रही है कहीं -kx, कुछ डिस्प्लेसमेंट x लेने पर, तो ये ग्राफ ऐसा गया। अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों गया सर, इस चीज पे हमें क्वेश्चन है कि स्ट्रेट लाइन क्यों गया। स्ट्रेट लाइन बेटा इसलिए गया क्योंकि अगर आप इसे कंपेयर करें f इक्वल्स टू -kx से, तो ये इक्वेशन बन जा रही है y इज इक्वल्स टू mx, वेयर m जो कि ग्राफिकल कंडीशन की एंटिटी है, स्लोप नेगेटिव हो जा रहा है, स्लोप नेगेटिव हो जा रहा है और स्लोप कांस्टेंट भी है विच इज के, तो नेगेटिव कांस्टेंट अगर ग्राफिकल आपको नॉलेज है जो कि है तो आप ये समझ पा रहे होगे, और एरिया अंडर कर्व तो होता ही है, राइट। तो ये ग्राफ जो है, इस तरह के ग्राफिकल क्वेश्चन जो है स्प्रिंग एटलीस्ट देखना आना चाहिए कि स्प्रिंग का ग्राफ बनता कैसा है, ठीक है। मैं एक प्रॉब्लम और दे रहा हूँ, जस्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा मैथमेटिकल ओवरव्यू के लिए, क्योंकि ऊपर जैसी ही प्रॉब्लम रहेगी। ये एक क्वेश्चन की फोर्स दिया हुआ है -k/x², वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ये फोर्स एक पार्टिकल पे लग रहा है,
हमें उस पार्टिकल का वर्क डन बताना है, हमें उस पार्टिकल का वर्क डन बताना है जो कि डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है कहां से कहां तक, x इज इक्वल्स टू प्लस ए से x इज इक्वल्स टू प्लस टू ए तक। यहां पर k जो है वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो यू मे स्टार्ट द प्रॉब्लम। इंटीग्रल डी डब्ल्यू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब डी आर की जगह एफ डी आर कॉस थीटा। क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है, एक्स में जा रही है बॉडी, ऐसा बोला हुआ है, तो एफ डी एक्स कॉस थीटा। फोर्स दिया हुआ है माइनस के बाय एक्स स्क्वायर, थीटा दिया हुआ है क्योंकि बॉडी एक्स में ही पॉजिटिवली आगे जा रही है और फोर्स भी एक्स में ही लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला तो कॉस 0 डिग्री हो गया, तो वो 1 हो गया वहां से। अब हम इन वैल्यूज को पुट करते हुए इसको खोल रहे हैं, माइनस के वो बाहर कर लिया पहले इंटीग्रल के साइन से, अंदर बचा 1/x² dx, ऊपर बचा लिमिट +2a और नीचे लोअर लिमिट है +a, राइट। माइनस के बाहर x⁻², ठीक है, -2 का हाँ यहाँ पे छोड़ दिया इसको dx। अब इंटीग्रल x⁻n के हिसाब से ले लो, कुछ भी नहीं है, x⁻−2 तो x⁻−2 +1 विच इज -1 अपॉन -2 +1 विच इज अगेन -1, this becomes +2a and here is +a and बस अब आप इसे इसमें पुट करो, माइनस के मैं अंदर कर दूं, ये हो गया 1/x, अरे पेनो ठीक, के बाहर किया 1/x, तो नेगेटिव अंदर का आया और नेगेटिव डिनोमिनेटर का, ये न्यूट्रलाइज हो गए, नेगेटिव के वाला और नेगेटिव डिनोमिनेटर वाला दोनों न्यूट्रलाइज हो गए, ऊपर बचा +2a और नीचे बचा +a। तो अब ये सिंपल कैलकुलेशन होगी, बस एलसीएम तक जाना ही, उससे आगे नहीं जाना। के बाहर आ गया 1/2a -1/a, ठीक है, तो अब इसको आप एलसीएम वगैरह ले लो इसका, इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा, 2a इंटू a, तो ये हो गया a -2a माइनस के ए बाय 2a², a से a कैंसिल, -k/2a आंसर। सो हियर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और ये तो क्लियरली दिया है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इसलिए क्वेश्चन में फोर्स नेगेटिव है, मैं जस्ट कुछ नहीं, ऑपोजिट साइन है मतलब, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। फोर्सेस, एक बार नोट्स की स्ट्रीमलाइन लेंथ को देख लें,
थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है राइट साइड, ठीक है कोई नहीं। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो क्या मतलब क्या है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कहने से? भाई ऐसे समझो कि कंजर्वेटिव फोर्स हम उन फोर्सेस को बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हम उन फोर्सेस को बोलते हैं जिनके थ्रू होने वाला वर्क डन, जिनके थ्रू होने वाला वर्क डन एनर्जी को स्टोर करता है। जैसे एनर्जी को स्टोर करने का मतलब है कि जब वो रिवर्स बैक मारेंगे, जब वो रिवर्स होंगे, तो वो उसी जो स्टोर एनर्जी है उससे आउटपुट में वर्क कर देते हैं, वर्क डन कर देते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल सर, मैंने क्या लिखा? कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जिनके थ्रू जो वर्क डन होगा वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, और जब वो स्टोरेज एनर्जी रिलीज होगी तो उस एनर्जी से दोबारा वर्क डन होगा। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल यहां लेते हैं। अब जैसा फोर्स उस तरह का, उसी तरह की एनर्जी। जैसे हम बात कर लेते हैं कुछ एक एग्जांपल। अगर मैं कांटेक्ट फोर्सेस की बात करूं तो कांटेक्ट फोर्स में ऐसा कहां कहां होता है? स्प्रिंग में होगा सबसे पहला। तो आप देख पा रहे हो स्प्रिंग को हम लोगों ने स्ट्रेच किया या कॉम्प्रेस किया तो वो बैक मार रहा है जब हम छोड़ रहे हैं, या फिर आगे पीछे। ठीक है, समझ आ रही है बात? स्प्रिंग में हो गया। और कहाँ हो सकता है ऐसा सोचो? क्या ग्रेविटेशन इसका एग्जाम्पल नहीं है बेटा? एक बार सोच के देखते हैं ना। एक होता है कि हमने हमेशा सुना है, पर एक बार सोच के देखते हैं। ऐसा सोचो कि ये जो जिस सरफेस पे आप इस टाइम बैठे हो, चेयर लगा के या जैसे भी बैठे हो, तो वहां पर अगर आप अपनी टेबल पे कोई चीज ऑब्जेक्ट को छोड़ो ऐसे ऊपर ले जाके, तो वो वापस नीचे आएगी। तो ये तो बड़ा एक सिंपल फिनोमिना है। अब आप अपने उस टेबल को इमेजिन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90 डिग्री आपने एंड क्लॉकवाइज टिल्ट कर दिया अपने पूरे रूम को। इमेजिन लाइक दैट वे, पूरे रूम को ही 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपने टिल्ट कर दिया। सोचो कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट ग्रेविटी भी उसी अकॉर्डिंग शिफ्ट हो गई। तो ये बॉल यहां रखी थी, आपने इस ब्लॉक बॉल को आगे ले गए और वो बॉल पीछे आ गई वापस। नाउ सोचो कि चीज तो वही हो रही है ना, चीज वही हो रही है, लेकिन ये देखने में कितनी फैसिनेटिंग है कि एक्सटर्नल फोर्स से हम लेके गए। अच्छा, हम एक्सटर्नल फोर्स लेके गए, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला है एक्सटर्नल फोर्स काउंट नहीं करना है। तो कुछ फोर्स को काउंट करना है जो फोर्स पीछे काम कर रहा है। स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा था। अब आप ऐसे सोचो, स्प्रिंग का एग्जांपल सोचो इसी तरीके से। तो जब आप उसको स्ट्रेच करके आगे लेके गए तो मैं अपना फोर्स तो काउंट नहीं कर रहा ना, बट स्प्रिंग फोर्स तो पीछे की तरफ लगा ही हुआ है। तो जो स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ लगा हुआ है, ऐसे यहां पे क्या लगा हुआ है? ग्रेविटेशनल फोर्स पीछे की तरफ लगा हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स पीछे की तरफ लगा, जैसे ही आप अपना इफेक्ट हटाओगे, ये फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से और ये फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्क स्टोर कर रहा है। वो जो वर्क स्टोर कर रहा है वो यहां पे वही रिवर्स होके वर्क डन करेगा। सिंपल सी बात। ठीक है, अब यही सिंपल सी बात जब एनर्जी की फॉर्म में जाएगी, जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, तो बिलीव मी बच्चों को बस एमजीएच और पोटेंशियल एनर्जी के इवन 12th तक में सबको बस फॉर्मूले याद है। एग्जैक्टली काम कैसे करता है थोड़ा सा उससे डरते हैं, इवन उसकी डेरिवेशन से भी। डेरिवेशन चलो एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आनी है, बट स्टिल वो बुक्स में भी कुछ ऊल जलूल डेफिनेशन लिखी होती है, फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट एंड समथिंग समथिंग दैट नॉट मेक सेंस इन अ फिजिकल फॉर्म। बट ठीक है, यहां से समझ तो आ रहा है कम से कम ये काम कैसे कर रहा है स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, ठीक है। हम इस टाइम पढ़ क्या रहे हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। सबसे पहले हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब पढ़ तो हम दोनों ही रहे हैं, बट मैं इस टाइम मेन फोकस मैंने रखा हुआ कंजर्वेटिव पे।
तो मैंने जितना भी बोला है पिछले 2-4 मिनट में वो सब कुछ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एनर्जी स्टोर करना कंजर्वेटिव फोर्स का नेचर होता है। आप खुद ही सोचो ना, यूजुअली ऐसा होता है कि भाई देखो, जैसा मैंने देखा कि बॉयज बॉयज यूजुअली मोर स्पेंडिंग करते हैं, गर्ल्स यूजुअली थोड़ा सेव करती है मनी को। तो आप ऐसे सोचो कि मैंने आज अपनी सिस्टर को 1000 रुपीज दिए और कल मैंने मांगा तो उसने मुझे 1000 के 1000 दे दिए। मैंने अपने छोटे भाई को 100 दिए, कल मांगा तो वो 50 कह रहा है, भैया 50 का मैं कुछ खा गया। अरे ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव नेचर सेकंड वाला है, पहला वाला कंजर्वेटिव, क्योंकि उसने आपने जितनी एनर्जी ट्रांसफर की उसने बैक कर दिया। सो दैट इज दैट टाइप ऑफ कंजर्वेटिव नेचर। ठीक है, यस सर। इतनी बात हमें समझ आई। मैं भी जितनी भी बातें कर रहा हूँ वो कंजर्वेटिव के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये बात हमें समझ आई। ये एक इंट्रोडक्शन था, ये एक इंट्रोडक्शन था किसका, कंजर्वेटिव फोर्स का इंट्रो था। तो क्या इंट्रो के अब क्या आगे बहुत लंबा चलने वाला है? हाँ, तो कुछ इसमें टॉपिक तो हैं जो हमें डिस्कस करने पड़ेंगे, क्योंकि अचानक में मैं बोल दूं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ इंडिपेंडेंट, ट्रू और फॉल्स, आप रट के आंसर कर दोगे, बट नहीं, देखना है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल हमने कौन कौन से दिए? सबसे पहले एग्जांपल पे जाते हैं, स्प्रिंग फोर्स, और कौन सा दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स, और कौन सा दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वेरी गुड। ठीक है, एक एक होमवर्क सर्च के लिए, होमवर्क, मैग्नेटिक फोर्स भी तो नॉर्थ पोल ऐसा काम करते हैं। मैग्नेटिक, क्या वो कंजर्वेटिव है क्या? सोचना है, क्या वो कंजर्वेटिव है क्या? पढ़ के आना है, और जो वीडियो देख रहा है वो कमेंट करेगा भाई, आपका होमवर्क पढ़ के आना है बेटा। ठीक है, चलो ये लेके आगे चलते हैं। हम लोग मेन फोकस अभी कंजर्वेटिव पे चल रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव जस्ट उल्टा होता चला जाएगा और कुछ भी नहीं है। लेकिन पहले हम यहाँ डील कर लेते हैं। भाई मैंने एक एक इंक्लाइंड सरफेस बना लिया, एक इंक्लाइंड सरफेस। अब उस इंक्लाइंड सरफेस में यहां पर एक ब्लॉक है, ये रखा ब्लॉक, ये ब्लॉक की इनिशियल पोजीशन है। ब्लॉक को यहां से उठा करके यहां पे ले जाना है, ये फाइनल पोजीशन है। ये लेंथ दी हुई है ब्लॉक की, ये पाथ की लेंथ दी हुई है। अब किसी ने मुझसे कहा कि सर ले जाने के देखो दो तरीके हैं। मैंने कहा कौन से भाई? उन्होंने बताया दो तरीके हैं सर। एक एक आप चाहे ऐसे ले जाओ, इंक्लाइंड इंक्लाइंड ऊपर से यूं ले जाओ, ये भी एक तरीका है। एक तरीका है सर कि मैं ब्लॉक को यूं ले जाऊं और यूं ले जाऊं। आ तो वहीं रहा है ना सर, प्रॉब्लम क्या है आपको? आप मेरे को बताओ कि आपको तो वहीं चाहिए ना। मैंने कहा बिल्कुल वहीं चाहिए। तो क्या, अगर ध्यान से सुनना, मैं टॉपिक कौन सा लेके चल रहा हूं? कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं जो भी फोर्स बोलूंगा वो कंजर्वेटिव नेचर का होना चाहिए। मेरा एक्सटर्नल फोर्स तो बिल्कुल भी कंजर्वेटिव नेचर का नहीं है, एटलीस्ट ये हम जानते हैं ना। ऊपर जो मैंने एग्जांपल लिए यही कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं खाली, और कोई है नहीं। अच्छा, तो मैं अगर किसी फोर्स की बात कर रहा हूं तो वो कंजर्वेटिव है। तो ठीक है, लेके चलते हैं, दोनों पाथ चूज करेंगे लेकिन बाय कंजर्वेटिव। तो ये हो गया पहला पाथ, और ये हो गया, मैं ए और बी, ए प्लस बी को मैं दूसरा पाथ बोल दे रहा हूं। ठीक है, ए प्लस बी, अगर मैं इस रास्ते को चुनता हूं तो ये दूसरा पाथ है, और पहला पाथ ऊपर वाला है। मैं दोनों से वर्क डन करके देखना चाहता हूं, क्योंकि एक पर्सन ऊपर से जा रहा है, एक पर्सन इस साइड से लेके जा रहा है। तो फर्स्ट वाले पाथ को पकड़ते हैं पहले हम। आप इसको एज ए क्वेश्चन लेके शुरू भी कर सकते हो, लेकिन कहोगे कि सर करना क्या है, कि यही नहीं मालूम पड़ रहा है मेरे को। कोई दिक्कत नहीं, देखो एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहला काम, एम जी नीचे की तरफ, तो एम जी कॉस और एम जी साइन, एम जी साइन थीटा। वेरी गुड। एम जी क्यों लिया मैंने? क्योंकि ये कंजर्वेटिव है। मैंने और कोई फोर्स तो नहीं लिया ना? आवाज आ रही है बेटा? यस सर। मैंने एम जी साइन थीटा लिया। एम जी साइन थीटा, अगर मैं यहां से देखूं इस पॉइंट से, ये कितनी लेंथ है? एल लेंथ दी हुई है ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एल लेंथ दी हुई है। ठीक है,
तो मैं बाय पाथ 1 कर रहा हूं, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, राइट? यही होता है। एफ कितना है? एम जी साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? एल। अब दोनों के बीच का एंगल बताओ। फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, 180। कॉस 180 -1 माइनस एम जी एल साइन थीटा, यही आया। ये क्या निकल के आया? ये वर्क डन आया, मैंने मान लिया भाई जूल। ठीक है, सेकंड वाले पाथ को देखते हैं। सेकंड वाले पाथ में अगर मैं फॉलो करूं तो ब्लॉक जो है ए पाथ पे आ रहा है, तो ए पे आप देखना कहां है, यहां पहुंचा है, अभी रास्ते में है, रास्ते में है। तो भाई हो सकता है मैं पकड़ के लेके जा रहा हूं, लेकिन मुझे तो कंजर्वेटिव फोर्स देखना है ना। तो एमजी नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है। तो वर्क डन बाय पाथ ए में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 है भाई, डिनाई नहीं करना, बिल्कुल सही है। तो कॉस 90 तो जीरो हो गया, काम ही खत्म वहां का। तो अब ब्लॉक पहुंचा यहां पे, अब ब्लॉक को ऊपर जाना है, तो वर्क डन बाय बी पकड़ रहे हैं। वर्क डन बाय बी अगर मैं देखूं तो अब ध्यान से देखना बेटा, कि अगर ये एल है और ये थीटा है, तो ये एल कॉस थीटा हो गई और ये एल साइन थीटा हो गई। ये एल साइन थीटा तो ये भी एल साइन थीटा, भाई चीज तो वही है। तो यानी कि अगर मुझे ब्लॉक को यहां से ले जाके ऐसे ऊपर ले जाना है, तो मुझे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा? एल साइन थीटा। और फोर्स कितना लग रहा है नीचे की तरफ? एम जी। एम जी। दोनों के बीच में बेटा एंगल कितना है? बिल्कुल सही, 180, 180 आएगा, सॉरी, ठीक। कॉस 180 -1, भाई ये एंगल 180 हुआ ना? हाँ, -1। तो ये क्या आ गया? माइनस एम जी एल साइन थीटा। भाई देखो बड़ी कमाल की चीज हुई है कि आपने पाथ अलग अलग लिए हैं, बट आंसर आपके सेम आ रहे हैं। यहां से एक कंक्लूजन लेते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, पूरा लिखना कंजर्वेटिव या कंजर्व करके छोड़ना, बिकॉज कॉन्टेक्ट शो होने लग जाएगा नहीं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ और पाथ इंडिपेंडेंट, कैसे भी लिख लो, इस पाथ इंडिपेंडेंट। बोलो, ये कंक्लूजन ले लिया यहां से। और ऊपर से एक इंट्रोडक्शन वाला कंक्लूजन ले लिया था कि कंजर्वेटिव फोर्स होते क्या है, एग्जाम्पल भी देख लिए थे। बहुत बढ़िया। अब यही काम कौन नहीं करता? यही काम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं करेगा, वो अलग अलग देगा आंसर। तो इसलिए ये कहने की जरूरत है कि एमजी की वजह से कभी भी वर्क डन निकालो ना, तो शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करो, क्योंकि आंसर तो वही आना है। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर एक ब्लॉक यहां पर है, कल को वो ब्लॉक एक रास्ता लेके यहां पहुंचता है, ये पोजीशन इनिशियल है, ये पोजीशन फाइनल है। मैं कह रहा हूं आपको शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही हो गया ना, तो ये एच हो गया। एम जी आपका फोर्स है, तो एम जी एच, सिंपल वर्क डन। ठीक है, ये मैं डिस्कस करूंगा अभी, यहाँ नहीं, जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे ना, तब इसको हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। यहाँ तो मैंने ऐसा रफली बता दिया। ठीक है, एक बात को और समझते हैं यहाँ पे। ऐसा समझो कि ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को ऐसे ऊपर लेके गए एच हाइट तक, यहां पर लेके गए, और फिर उस ब्लॉक को वापस लेके आए नीचे की तरफ, यहां तक, एकदम वही है, एच हाइट ही है। तो जरा अगर मैं इसको बोलूं वर्क डन ए, और इसको मैं बोलूं वर्क डन बी, तो दोनों को ऐड करो, वर्क डन ए प्लस वर्क डन बी। वर्क डन ए कितना है भाई?
ऊपर की तरफ है दोनों, डिस्प्लेसमेंट ऊपर mg नीचे तो माइनस mgh, और नीचे की तरफ दोनों है, mg भी नीचे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे तो mgh। yes, yes, ठीक है, चाहे आप वेक्टर से सोच लेना। दोनों ऐड हो गए, क्या दे रहे हैं जी, जीरो, जीरो दे रहे हैं। yes, तो यानी कि मैं यहाँ पे एक बात लिख रहा हूँ, देखो इनको मैं आगे डायरेक्टली यूज करूंगा इन स्टेटमेंट्स को, तो आपके दिमाग में ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए ये तो रट रखा है, मालूम नहीं पड़ रहा कहाँ से सर कोट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो yes, इसलिए छोटे छोटे हल्के हल्के से प्रूफ मालूम होने चाहिए बेटा। वर्क डन बाय conservative force in a closed cycle, in a closed loop बोल दो, साइकिल बोल दो, आपका मन है, is always zero। जीरो। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमने 2 पॉइंट नीचे और कुछ एक एग्जाम्पल, तीसरा पॉइंट यहाँ कवर किया, और इंट्रोडक्शन में चौथा पॉइंट कवर किया, 4 पॉइंट कवर किए जो हमें याद रखना है। एक बात और मैं यहीं पे बोलूंगा कि हमने बचपन से नाम सुना है पोटेंशियल एनर्जी जैसी चीज का, yes, sir. आगे धीरे धीरे ये टॉपिक बड़ा होता जाएगा, अभी ये इंट्रोडक्शन में है, ये बड़ा होता जाएगा और यहाँ पे आएगा। अब आप ही बताओगे कहाँ कहाँ आएगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी में टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा मैं, ये बता रहा हूँ वर्क डन जो स्टोर हुआ है, और उस स्टोर से जो, उस स्टोर में ऑब्वियसली एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, वो Mm, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है, यही तो पोटेंशियल एनर्जी है। yes, sir. और अभी अभी हमने क्या पढ़ा, ध्यान से सुनना, अभी अभी हमने पढ़ा कि स्टोर वही वर्क डन कर हो पाता है जो कंजर्वेटिव फोर्स से बना है। हाँ, और कंजर्वेटिव फोर्स कितने थे बेटा, 3। तीन, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक electrostatic फोर्स। force. तो यानी कंजर्वेटिव फोर्स अगर किसी कहीं पे अवेलेबल है, इसका मतलब वो वर्क को स्टोर करवाएगा Yes, sir. और एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा ऑब्वियसली, हाँ, और उसी एनर्जी का नाम पोटेंशियल एनर्जी है। तो हाँ, यानी जहां ये 3 फोर्स होंगे वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक आएगा, अदरवाइज कहीं नहीं आएगा। अब अपने दिमाग पे प्रेशर डालो कि आपने पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कहाँ पढ़ा है। आपने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी, आप स्ट्रेन में, स्ट्रेस स्ट्रेन में आओगे, आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे, वो कुछ और नहीं है, वो स्प्रिंग की ही फॉर्म है। उसके बाद आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे जो कि इसकी फॉर्म है। उसके बाद आप कहीं नहीं पढ़ोगे। उसके बाद फिर आप एसएचएम में थोड़ी सी पढ़ोगे। एसएचएम में इसलिए पढ़ोगे कि एसएचएम में भी ग्रेविटी के इफेक्ट्स हैं। फिर उसके बाद आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैट्स में, इलेक्ट्रोस्टैट्स yes, में क्योंकि ये, इसके अलावा आप कहीं पोटेंशियल एनर्जी को नहीं पढ़ते। वो इसी में हमारी हालत खराब करके रख देता, इसके अलावा जरूरत ही नहीं है। ऐसे टॉपिक की कनेक्टिविटी की जाती है। ठीक है, yes, sir. बड़ी सिंपल सी बात है। मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट लेके कुछ और भी बताना चाहूंगा, फिर मैं उसे रब कर दूंगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स की जैसे मैंने बात की, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट पॉसिबल ही नहीं है विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जहां होगी वहां वहां एनर्जी स्टोर होगी। जैसे कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एनर्जी स्टोर होती है। हाँ, ठीक है, अब देखना इनके बीच में कितनी सिमिलैरिटीज है, जरा देखना, मैं 1 सेकंड लेना चाहूंगा इस चीज पे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। yes, sir. क्या बात है, बहुत बढ़िया। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। Hmm, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप बोल सकते हो यंग्स मॉडुलस इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, जहां जितना समझ आ रहा है ठीक है, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं बस, और कुछ नहीं। 12th में आप जाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है हाफ सी वी स्क्वायर। yes, sir. अगर आप कैपेसिटर के बीच में स्टोर होने वाली एनर्जी को देखोगे कि वो स्टोर कहां हो रही है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में ऊपर वाली एनर्जी को देखना चाहते हो तो वो होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। Yes, sir. इंडक्टर के अंदर जाओगे तो ये फॉर्मूला हो जाता है हाफ एल आई स्क्वायर इंडक्टर में। और अगर वहीं पे आप देखोगे तो हाफ म्यू नॉट
बाय बी स्क्वायर। आप देखो ना कितनी सिमिलैरिटी है फॉर्मूले में, और ये सारी की सारी एनर्जीज हैं। यस सर। मैंने जो क्लास के स्टार्ट में, सेशन के स्टार्ट में, जब भी हम मिले थे स्टार्ट में कहा था कि आपको 2 पेज में पूरे 11th 12th के नोट्स लिखने हैं, ये टारगेट है। वो ऐसे ही पॉसिबल हो सकता है और किसी तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो ये देखो, ये वर्क एनर्जी, ये रोटेशनल, ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये 12th के फर्स्ट बुक में, ये भी फर्स्ट बुक में दिख रहा है, सेकंड बुक में तो ये है नहीं। तो कितना बड़ा पोर्शन तो यही कवर कर गया। एनर्जी अपॉन टाइम जैसे हो जाएगा वहीं पावर आ जाएगी, तो सारी पावर कैलकुलेट हो जाएंगी। ऐसे काम चलेगा। मैं ही बनवाऊंगा, डोंट वरी, बनवाना मेरे को ही है। समझ आई ये बात? यस सर। हाँ। ठीक है, तो एक जरा लिस्ट आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। कंजर्वेटिव फोर्स, इधर लिखा कंजर्वेटिव फोर्स और इधर लिखा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऑब्वियसली शॉर्ट में लिखेंगे पाथ इंडिपेंडेंट और पाथ डिपेंडेंट। देखो, पाथ डिपेंडेंट को मैं प्रूफ करने इसलिए नहीं गया क्योंकि एग्जाम्पल कौन हो गए नॉन कंजर्वेटिव के। भाई एग्जाम्पल सोचो ही मत, जो कंजर्वेटिव नहीं है वो नॉन कंजर्वेटिव है। यस सर। सबसे फेमस एग्जाम्पल जो यूज करते हैं ना वो फ्रिक्शन होता है, क्योंकि हमें दूसरा फोर्स ही वही दिखता है जो वर्क डन करवाता है। क्लोज पाथ में 0 हो जाएगा, सर एमए कैसा होगा, कंजर्वेटिव या नॉन? नॉन कंजर्वेटिव बेटा। अब बात यह है कि एमए में जो ए है वो कौन सी एक्सेलरेशन है, डिपेंड करता है ना। एक्सेलरेशन भी ग्रेविटी वाली है क्या, तब तो नहीं होगा, तब तो कंजर्वेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। सेंट्रीपिटल है क्या, तो वहां पे वो तो नहीं होगा। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव। तो ये डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन कैसी है। रोटेशनल एक्सेलरेशन है क्या, सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा अल्फा, ये है ना इस टाइप की। तो ये डिपेंड करता है। नहीं, सिर्फ यही 3 जो आपको दिख रहे हैं ना जो इनसे कनेक्टेड होंगे वही कंजर्वेटिव फोर्सेज है। बाकी आगे देखते जाएंगे चैप्टर में, अभी ये तो चलना ही है, टॉपिक ही चल रहा है अभी हमारा। क्लोज पाथ 0, यहाँ पे नॉट 0, क्योंकि अगर देखो मैं अभी करने को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के ये दोनों प्रूफ करने वाले लग जाऊं तो ये टाइम ले लेगा और इसका कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं है। एग्जाम्पल हमने देख ही लिए, एग्जाम्पल हो ही गए हैं। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि जो थोड़ा इनिशियल स्टूडेंट्स जब देखते हैं इसको तो ये थोड़ा स्कूल में पूछते हैं थोड़ा ज्यादा। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी कुछ देर पहले एक बात कही थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको क्योंकि उसके क्वेश्चन अब आने वाले हैं। कि अगर कोई पॉइंट ए है और वो पॉइंट बी पर पहुंच रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। भाई अपने आप से जरा हमेशा ये क्वेश्चन करते जाना, जब भी कोई क्वेश्चन आए ना न्यूमेरिकल आए तो क्या वहां स्प्रिंग है, ऐसे पूछना। क्या वहां ग्रेविटेशन है, अगर है तो ज्यादा अलर्ट हो जाना दोनों केसेस में। अगर कहीं हाइट दी हुई है, मैं आपको पहले बता दूं कि अगर किसी क्वेश्चन में हाइट दी हुई है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख दे रहा हूं, कोई मास किसी हाइट पे रखा हुआ है तो उसके पास पहले से ही पोटेंशियल एनर्जी वो वर्क डन हाइट की फॉर्म में तो है ही है। ठीक है, ये बार बार पोटेंशियल एनर्जी निकल रहा है मेरे मुंह से, वो ज्यादा दूर नहीं है वो टॉपिक, बस अब आने ही वाला है। ये हाइट हो गई। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एज, ये इज जस्ट एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, एड टू नॉलेज A2 के, कि अगर mg कंजर्वेटिव फोर्स है तो स्मॉल हाइट्स के लिए ध्यान रखना। स्मॉल हाइट, स्मॉल हाइट का क्या मतलब सर? स्मॉल हाइट का मतलब कुछ नहीं, ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर की जब तक बात ना हो तब तक जितनी हाइट आपको दी जाती है वो स्मॉल ही होती है। ग्रेविटेशन चैप्टर स्पेसिफिक में हम जब तक ना चले जाएं तब तक जितनी हाइट आपको दी है वो सारी स्मॉल हाइट ही है। तो स्मॉल मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे। तो स्मॉल हाइट जितनी भी दी होती है, 1 मीटर, 2 मीटर, 50, 100, 150, 200, इससे ऊपर की नहीं दी होगी आपको इतनी मीटर। तो यहां तक के जो हाइट डिफरेंस है इसके लिए सीधा सीधा आप, ये अगर बी पॉइंट है तो वर्क डन बाय ए से बी सीधा -mgh
और वर्क डन बाय बी से ए प्लस एम जी एच। आपको कोई भी पाथ देखने की जरूरत नहीं है। इवन मैं आपको एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ, क्योंकि ये गलती होगी आगे, यहीं दे दे रहा हूँ इसलिए। वो आपको बोलेंगे एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, इसकी 2 मीटर हाइट है, ये 30 डिग्री है। आप सब कैलकुलेट कर लोगे, इस ब्लॉक का जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होगा, उस h में क्या रखोगे, सीधा 2 sin 30। ये गलती मत करना कुछ और लेने की, ठीक है। ऑल्दो वर्क डन का फॉर्मूला और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो सेम ही होता है, mgh ही है, इसलिए मैं यहाँ पे बात बता दे रहा हूँ पहले ही, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, फ्यू स्पेशल या स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑन वर्क डन। क्यों? क्योंकि ये मेरे को अभी दिमाग में आ रही है, ये करनी है। तो जनरल एक्सप्रेशन क्या था हमारा, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर इंटीग्रल इंटीग्रल आर फाइनल, आर इनिशियल, ठीक है। ये डी आर क्या हो सकता था, डी एक्स आई कैप, राइट। कुछ भी हो सकता है, दोनों का सम भी हो सकता है। मैंने पहले इसको स्टार्टिंग में अवॉइड किया था कि जब आगे आएगा तब देखेंगे, ठीक है। डी जेड जे कैप, और ऑब्वियसली आर इनिशियल और आर फाइनल हमारे क्या है, ये इनिशियल पोजीशन, हाँ इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन है, ठीक है ना। तो अब यहां से इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम अपनी कमिंग क्लासेस में लेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास। मैं